हरे कृष्णा टू ईच एंड एवरीवन। सो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम करने जा रहे हैं अपना BCSCT 133 के इम्पॉर्टेंट असाइनमेंट पेपर, ठीक है। और ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने 2024 जून सेशन में अपना एडमिशन कराया है, जून या जुलाई सेशन में अपना एडमिशन कराया है, और इस जून 2025 में अपना पेपर देने जा रहे हैं। और ऑल्सो फॉर उन बच्चों के लिए जो कि जनवरी 2025 में एनरोल्ड हुए, एडमिशन लिया है जिन बच्चों ने, और वो दिसंबर 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं। ये उन दोनों बच्चों के लिए है ये वाले असाइनमेंट, जो कि BSCG या BSCM, जो कि अब नाम हो चुका है BSCM के लिए है, ठीक है। वैलिड फ्रॉम 1 जनवरी 2025 टू 31 दिसंबर 2025। तो जिन दो बच्चों के लिए मैंने बताया ना, 2 सेशंस के लिए, उन बच्चों का है। तो इसका नाम क्या है? केमिकल एनर्जेटिक्स, इक्विलिब्रिया एंड फंक्शनल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं। आपको सबसे पहले क्या करना होता है? अपना फ्रंट पेज लगाना होता है। ये सारी चीज़ें बिल्कुल करेक्ट भरनी होती है। अपना एनरोलमेंट नंबर, नेम, एड्रेस, कोर्स कोड, कोर्स टाइटल, असाइनमेंट नेम, ये सारी बिल्कुल अच्छे से भरनी होती है। उसके बाद सेकंड नंबर पे अपनी ID कार्ड लगाते हैं। फिर थर्ड नंबर पे ये जो क्वेश्चन पेपर है ना आपका, ये जो पूरा क्वेश्चन पेपर है, इसकी फ़ोटोकॉपी लगाते हैं। इसके बाद आपको सोल्यूशंस लिखने होते हैं जो कि हैंडमेड होने चाहिए, मतलब हाथों से लिखे होने चाहिए। अगर आप प्रिंटेड फॉर्म में प्रिंटेड करवा के अटैच करवा के जाओगे ना, तो वो रिजेक्ट कर देंगे आपका असाइनमेंट। आपको सिर्फ हाथों से लिखना होना चाहिए। अब एक और बात, अगर आपके ऑनलाइन सबमिशन है ना, तो हर पेज के नीचे अपना नेम और एनरोलमेंट नंबर लिखना ज़रूरी है। अगर नहीं लिखोगे तो असाइनमेंट रिजेक्ट होगा ही होगा। एंड अगर आपका ऑनलाइन के बदले ऑफलाइन स्टडी सेंटर है, मतलब ऑफलाइन सबमिशन करना है, तो नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं है नेम और एनरोलमेंट नंबर, तब क्योंकि वो हार्ड कॉपी तो ले ही रहे आपसे, है ना, इस वजह से। तो हर पेज के नीचे आप नेम और एनरोलमेंट नंबर लिखेंगे अगर आपका ऑनलाइन है तो, ठीक है, ऑनलाइन सबमिशन है तो। और अगर आपको हैंडमेड असाइनमेंट चाहिए तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 8800176878 पर, ठीक है। अब बहुत अच्छे हैंडमेड रिटर्न असाइनमेंट मिलते हैं। हमारे यहाँ सर्विस भी अवेलेबल है, होम डिलीवरी भी होती है। नेक्स्ट आते हैं हम अपना, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है? स्टार्टिंग में शाह क्लासेस नहीं लिखना, आपको शाह क्लासेस नहीं लिखना। सबसे पहले आपको कोर्स कोड लिखना है, ये वाला। उसके बाद कोर्स टाइटल लिखना है, ये पूरा लिखना है। ये पूरा लिखने के बाद अब नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ से आप स्टार्ट कर दो लिखना। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा डिफाइन। अगर किसी बच्चे ने लिख लिया है और उन्होंने अगर क्वेश्चन पेपर अटैच कर दिया, सिर्फ आंसर लिखे हैं, तो भी आपके बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं। सिर्फ आंसर लिखा है, उससे कोई इशू नहीं है। लेकिन क्वेश्चन लिख रहे हो तो कोई बात नहीं, नहीं लिख रहे हो तो भी कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी आप लिखो, क्वेश्चन भी लिखो, ज़्यादा पेजेस लेंगे ना वो, इसलिए। और मैंने हर एक पॉइंट को बहुत अच्छे से बता नहीं रखा, लिख रखा है। तो पॉइंट वाइज आप करना, ठीक है। मैंने आप एक क्वेश्चन के पॉइंट्स बना के लिखे हुए हैं। पॉइंट्स बना के लिखने से क्या होता है, वो ज़्यादा पेजेस कवर करते हैं, और पॉइंट वाले बच्चों को टीचर्स बहुत अच्छे नंबर देते हैं। और खुला लिखना, थोड़ी बड़ी राइटिंग करना, ताकि पेजेस ज़्यादा है, जितने पेजेस आएंगे उतने अच्छे मार्क्स आएंगे आपके, ठीक है। और लेकिन पॉइंट्स में लिखना, ठीक है, खुला अच्छी राइटिंग में। चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। डिफाइन केमिकल थर्मोडायनामिक्स एंड आउटलाइन इट्स सिग्निफिकेंस। केमिकल, यहाँ से आंसर है, केमिकल थर्मोडायनामिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज इन द रिलेशनशिप बिटवीन हीट वर्क एंड एनर्जी इन केमिकल सिस्टम्स. It is concerned with the law of thermodynamics and this application of chemical reaction, phase transitions, other physical and chemical processes. Significance of chemical thermodynamics. Next, number 1 point is that predicting feasibility of reaction thermodynamics helps determine whether a chemical reaction is spontaneous or non-spontaneous based on parameters like Gibbs-free energy, ठीक है। यहाँ पे सेकंड पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग एनर्जी चेंजेस. इट प्रोवाइड्स इंसाइट इनटू एनर्जी चेंजेस ड्यूरिंग रिएक्शन इंक्लूडिंग एंथैल्पी एंड एंट्रोपी चेंजेस. नंबर थर्ड पॉइंट इज दैट equilibrium analysis. Chemical thermodynamics explains the conditions under which chemical equilibrium is established and how factors like temperature and pressure affect equilibrium states. Designing chemical processes, it guides the optimization of industrial processes in ensuring efficient energy use and minimizing waste. Next, point 5 is phase transitions. Thermodynamics helps analyze phase changes. Example, melting, boiling, the calculation of critical points and phase diagrams. Number 6 is biological applications. It plays a crucial role in understanding biochemical reactions and energy transfer in living organisms.
Number 7 is that development of new materials. Thermodynamics aids in predicting properties of materials and designing compounds with specific desired characteristics by providing a framework to analyze energy transformers. Chemical thermodynamics is fundamental to advanced in chemistry, engineering, biology, and environmental science. Next is that number 1, explain the concept of thermodynamic reversibility with the help of suitable example. Answer: thermodynamic reversibility refers to an idealized process that occurs so slowly and in such small steps that the system remains in a state of equilibrium throughout. In a reversible process, the direction of the process can be reversed at any point by an infinitesimal change in external conditions without any loss of energy or increase in entropy. Characteristics of reversible processes are: they are infinitely slow, quasi-static. The system remains in thermodynamics equilibrium at all times. No energy dissipated at heat or friction. Number 4 is that entropy generation is zero, making them idealized process. Example: isothermal expansion of ideal gas. Consider an ideal gas confined in a cylinder with a frictionless movable piston. The gas is maintained at a constant temperature by placing the cylinder in thermal contact with a heat reservoir. Number 1 is internal state. The gas is equilibrium and the pressure balanced. The external pressure applied by piston. Expansion of external pressure of the piston is decreased infinitesimally. The gas expands slightly during the process. Heat absorbed from the reservoir to maintain the constant temperature. Work is done by the gas of the piston. Number 3 is reversibility. At any point of the external pressure is increased by an infinitesimal amount, the expansion can reverse, compressing the gas back to its original state. No energy is lost and the system remains in equilibrium throughout. Importance of reversibility is that theoretically efficiency, reversible processes provide the upper limit of efficiency of real world processes in heat engines. Example: in heat engines. Entropy analysis, they provide us baseline for calculating entropy changes as no entropy generated in a reversible process. While true reversibility is impossible in practical situations due to inevitable irreversibility like friction or heat loss, the concept is crucial for understanding and designing efficient thermodynamic systems. नेक्स्ट 1 का जो ए पार्ट है ना वो ये रहा आपका 223 joule of heat was supplied into thermodynamic system and its internal energy was found in decrease by 92 joule. Calculate the amount of associated work and state whether the work was done by system or not the system. First का B part है, not of A part. Okay, the relationship between the heat work and the change in internal energy is given by the first law of thermodynamics. Delta U is equals to Q minus work. ठीक है, given heat supplied for the energy positive because heat is added to the system, change in internal energy negative because the internal energy decreases. Calculation: rearranging the first law to find W is equals to Q minus delta U. Substitute the values. ये सब्सटीट्यूट वैल्यू की जो गिवन है. इंटरप्रिटेशन: द वर्क डन बाय द सिस्टम इज 315 जूल. सिंस द सिस्टम डज पॉजिटिव वर्क ऑन द सराउंडिंग्स, एनर्जी लीव द सिस्टम एज वर्क. द वर्क डन इज बाय द सिस्टम. नेक्स्ट देखो 1 का जो बी पार्ट है वो जो था 1 का जो फर्स्ट का सेकंड पार्ट था ये 1 का बी पार्ट है. डेराइव द रिलेशनशिप बिटवीन द टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ अ रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स: एनर्जी चेंज डेल्टा यू, हीट एडेड Q, वर्क डन इज इक्वल्स टू वर्क. ठीक है, सिंस इज एडियाबैटिक प्रोसेस Q इज इक्वल्स टू 0 सो डेल यू इज इक्वल्स टू माइनस वर्क. ठीक है, work done is equals to pressure into change in volume dV. So del U is equals to minus PD. Ideal gas law: pressure into volume is equals to number of moles N into gas constant R into temperature T. P is equals to nRT upon V. Combining equations, substituting P from ideal gas law into the work done equation, we get N into specific heat capacity at constant volume CV into change in temperature dt is equals to minus nRT upon volume into dV. Simplifying, dividing
both side by n, we get Cv into dt is equals to minus RT upon V into dV. Introducing heat capacity ratio theta, sorry, this is gamma. Specific heat capacity at constant pressure Cp upon Cv is equals to R upon gamma minus 1. Substituting Cv into the previous equation, so we get R upon gamma minus 1 into dt is equals to minus RT upon V into dV. Rearranging the equation, we get dt upon T plus gamma minus 1 into dV upon V is equals to 0. Integrating both side, we get ये वो है log का साइन है in t प्लस गामा माइनस 1 इंटू ln v is equals to constant. Exponenting both sides, we get t into v की power gamma minus 1 constant. Final relation, rearranging the equation to get the relationship between pressure and temperature, we get p into t की power gamma minus 1 upon gamma is equals to constant. This is the final relation between pressure and temperature for a reversible adiabatic process. Now question 2 का A का first 0.5 mole of ideal gas is taken in container at 298 Kelvin. Calculate the values of its heat capacities to constant pressure and at constant volume conditions. Answer of that question is molar heat capacity. To calculate heat capacities of an ideal gas, we use the following relationships. Number 1 is that constant volume. This is the heat capacity when the volume of the gas remains constant. Formula Cv is equals to R upon gamma minus 1. Number 2 is that constant pressure. This is the heat capacity when the pressure of the gas remains constant. Formula Cp is equals to gamma into Cv. What do these symbols mean? R is equals to universal gas constant. Gamma is equals to heat capacity ratio, also called adiabatic index. Case 1, monoatomic ideal gas. For a monoatomic ideal gas, gamma is equals to 5 upon 3, Cv is equals to 3 upon 2R, Cp is equals to 5 upon 2R. For 0.5 moles, Cv is equals to 3 upon 4R, Cp is equals to 5 upon 4R. Case 2, diatomic ideal gas. For a diatomic ideal gas, gamma is equals to 7 upon 5, Cv is equals to 5 upon 2R, Cp is equals to 7 upon 2R. For 0.5 moles, Cv is equals to 5 upon 4R, Cp is equals to 7 upon 4R. Final answer for 0.5 moles of an ideal gas, monoatomic ideal gas, Cv is equals to 3 upon 4R, Cp is equals to 5 upon 4R. Number 2 is that diatomic ideal gas, Cv is equals to 5 upon 4R, Cp is equals to 7 upon 4R. Question 2 का second है ये 1 mole of ideal gas is allowed to undergo isothermal reversible expansion at 25 degrees Celsius from a volume of 10 to the 10 dm की पावर क्यूब. ठीक है, 220 डेसीमीटर की पावर क्यूब. Calculate the maximum amount of work done by the gas on the surroundings. Calculating maximum work done. To find the maximum work done by an ideal gas during an isothermal reversible expansion, we use this formula. Work is equals to minus nRT ln Vf upon Vi. Given data, number of moles N is equals to 1, temperature T is equals to 298 Kelvin at room temperature. Initial volume Vi is equals to 10 liters, final volume Vf is equal to 20 liters. Universal gas constant R is equals to 8.314 joule mole Kelvin. Calculation, substitute the value in the formula into the formula. V is equals to minus 1, 8.314 into 298 ln 20 upon 10. First calculate the natural logarithm in 20 upon 10 is equals to 0.693. Now substitute W is equals to 8.314, 298 and 0.693. Simplify, हमारी वैल्यू ये आ गई 1718.6 joules आ गई. Final answer, the maximum work done by the gas on the surroundings is dash values. ठीक है, ये joules आए. Since work done is by the gas is negative, indicating energy is leaving the system. ये negative आई है एनर्जी, तो इसका मतलब है कि वो जो एनर्जी है ना वो छोड़ रही है सिस्टम को. In simple terms, the gas expands from 10 liters to 20 liters at room temperature. The gas does 1718.6 joules of work on the surroundings. Energy leaves the gas system during this process. 2 का B का फर्स्ट है, derive the relationship between del RU and del RH. Deriving the relationship between internal energy and enthalpy. To understand how internal energy and enthalpy are related, we will start with definition of enthalpy and apply the first law of thermodynamics.
Number 1, what is enthalpy? Enthalpy, H, is measure of the total energy of system. It's related to internal energy U by the equation H is equals to U plus PV, where H is enthalpy, U is internal energy, P is pressure, V is volume. Number 2 is that understanding del PV. Using the ideal gas equation PV is equals to nRT, we can rewrite del PV as del PV is equals to del nRT. Since the temperature T and the gas constant R is usually constant, del PV is equals to RT del Ng, where del Ng is the change of number of moles of gas during the reaction. The final relationship. Now substitute del PV into the enthalpy equation. Del RH is equals to del RU plus RT del Ng. This equation shows the relationship between the change in internal energy del RU and the change in enthalpy del RH for a reaction. Key points: del RU change in internal energy for the reaction, del RH change in enthalpy for the reaction, R universal gas constant, T is equals to absolute temperature in Kelvin, del Ng change in moles of gas during the reaction. This reaction helps us calculate the relationship between internal reaction and enthalpy changes, especially when there is a change in the number of gaseous moles. This equation helps us calculate the relationship between internal energy and enthalpy changes, especially when there was a change in the number of gaseous moles. 2 का B का second है, describe the method of experimental determination of energy change accompanying chemical reactions under constant volume conditions. Measuring energy changes in chemical reactions. To measure the energy changes that occur during chemical reactions, scientists use a device called bomb calorimeter. This method helps determine the change in internal energy value of a reaction. How it works? फिर आ गए ये चुनाव रैली वाले, हाय राम क्या होगा इनका, हम पढ़ते हैं, आप करो, है ना. Number 1, setting up the apparatus. The bomb calorimeter consists of a strong steel container, the bomb where the reaction takes place. The bomb is placed inside an insulator water jacket to prevent heat from escaping. Other components include a thermometer, stirrer and ignition system. Number 2 is preparation of experiment. The system being studied is placed under the bomb. Is a small cup. Oxygen gas is added to ensure complete combustion and bomb is sealed to maintain constant volume during the reaction. Calibration between the actual experiment. The calorimeter is calibrated using a substance with a known heat combustion like benzoic acid. This step determines the heat capacity C cell of the calorimeter using the formula Q is equals to C cell delta T, where Q is the heat released by the system. By following steps, scientists can accurately measure the energies systems that occur during chemical reaction under constant volume conditions. 3 का state Hess law of constant heat summation and gave its significance. Hess law, understanding energy changes in chemical reaction. Hess law states that the total energy change enthalpy in a chemical reaction remains the same regardless of the steps involved. This means that the energy change only depend on the initial and final state of the reaction. Important of Hess law: calculating energy changes. Hess law helps to calculate energy changes for reactions that are difficult to measure directly. Thermodynamical data, it aids to determining standard energy values of various reactions. Understanding reaction pathways. Hess law shows that energy change into state function depending only on the initial and final states. Energy efficient processes, it helps design industrial processes that minimize energy cost. Bond energies. Hess law is used to calculate bond dissociation energies and lattice energies. Example: carbon to carbon dioxide conversion. Consider the reaction C plus O2 to give us CO2 gas. By breaking down the reaction into steps and adding their energy changes, we valid Hess law. Del S की वैल्यू ये हो गई -393.5 kilojoule mole. This example demonstrates that the total energy change remains the same regardless of the step involved. Question number 3 का second, using the bond enthalpy data form table 3.2 of unit 3 page number 76, calculate the enthalpy of hydrogenation of 1 propene. Calculate the energy of hydrogenation of 1 propene. To understand how much energy is released or absorbed when 1 propene is converted into propane, we can use a step-by-step process. Number 1, write the reaction. The reaction involved adding hydrogen to 1 propane to form propane. C3H6 plus H2 to give C3H8.
Step 2, identify bond breaking and formation. Bonds are broken and formed during the reaction. Bonds broken, one double bond in one propane, one single bond in hydrogen. Bonds form, one single bond in propane, two single bonds in propane. Step 3, use bond energy values. We use standard bond energy values to calculate the energy changes. Double bond energy 612 kilojoule mole, single bond energy 436 kilojoule mole, single bond energy 348 kilojoule mole, single bond energy 412 kilojoule mole. Step number 4 is that calculate total bond energies. To calculate total energy of bonds broken and formed. Bonds broken 1048 kilojoule mole, bonds formed 1172 kilomole. Step 5, calculate the energy change. The total energy is the difference between bonds broken and formed. Del H is equals to minus 124 kilojoule mole. The final answer, the energy change, the hydrogenation of one propane is 124 minus 124 kilojoule per mole. Number 3 का A, second, using the bond enthalpy data form table 3.2, calculate the, आई थिंक 3 का सेकेंड, अच्छा सेकेंड एंथैल्पी, ये वाला नहीं लिखना आपको, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन वापस से हो गया है, वेट, ये काट दो, ये वाला नहीं करना है आपको, ठीक है, यहाँ से करना है. 3 का बी, फर्स्ट, गिव द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द थर्मोडाइनमिक एंड statistical definitions of entropy. What is entropy? Entropy is a measure of disorder or randomness in a system. There are two main ways to define entropy: thermodynamic and statistical. Number 1, thermodynamic definition of entropy. This definition is based on second law of thermodynamics. It says that entropy change is related to the heat transferred to or from a system divided by the temperature at which the transfer occurs. Mathematical expression, S ds is equals to dq rev upon t, where ds is the tiny change in entropy, dq rev is the tiny amount of heat added reversibility to the system, t is the absolute temperature at which the heat transfer takes place. For bigger changes in entropy we use del S equals to, ये आप इंटीग्रेट कर देना, where del S is the total energy in entropy. Number 2, statistical definition of entropy, Boltzmann entropy formula. This definition connect the big picture thermodynamic properties of entropy to tiny behavior of particle in a system. Mathematical expression इसका ये है, ठीक है. S is equals to kb ln omega, where S is the entropy, kb is the Boltzmann constant, ohm is the number of tiny state microstates and match a given big picture state microstate. This formula shows that entropy measures the number of ways a system can be arranged in tiny levels. Why is entropy important? आखिर entropy important क्यों है? Entropy help us to understand how energy spread out of system. The thermodynamic definition measures this spreading, while the statistical definition links to it tiny behavior of particles. 3 का बी है ये, इसका सेकेंड पार्ट है. एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन एंड डिराइव किरचॉफ्स इक्वेशन. ठीक है, तो यह हाउ टेम्परेचर अफेक्ट द एनर्जी ऑफ केमिकल रिएक्शन, यहाँ से है. केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व एनर्जी चेंजेस एंड टेम्परेचर प्लेज अ क्रूशियल रोल टू दीज चेंजेस. द एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन ऑल्सो नोन एज एंथैल्पी डिपेंड्स ऑन द सिस्टम. की पॉइंट्स, हीट कैपेसिटीज. द हीट कैपेसिटीज ऑफ सब्सटेंसेज डिटरमाइन हाउ देयर energy changes with temperature. In a chemical reaction, the difference in heat capacities between reactants and products affect the energy changes. Constant pressure. At constant pressure, the energy change of a reaction depends on the difference in heat capacities between reactions and products. Number 3, Kirchhoff's equation. This equation relates the energy change of a reaction of different temperatures to the heat capacities of the reactants and products. Kirchhoff's equation explains. The equation helps calculate the energy change of a reaction at any temperature provided the heat capacities are known. It's essential for understanding how energy changes this temperature, which is crucial for thermodynamic calculation. Simplified Kirchhoff's equation for small temperature changes. The equation simplifies to ये वाली equation, ठीक है. This equation helps estimate the energy changes at different temperature when heat capacities are known. Important of Kirchhoff's equation. The equation allow for calculating energy change of any temperature, understanding how energy change with temperature, making thermodynamic calculation of chemical processes and reactions. Number 4 का A, what is residual entropy? What kind of systems show residual entropy? Residual entropy
Residual entropy refers to non-zero entropy that remains in a system as absolute zero temperature 0 Kelvin, despite the fact that according to third law of thermodynamics the entropy of a perfect crystal should theoretically be zero at 0 Kelvin. This residual entropy arises from the presence of disorder or degeneration multiple microstates in the system's ground state even at 0 Kelvin. In other words, even at absolute zero, certain system can have multiple possible configuration for their lowest energy state, leading to non-zero entropy. This situation violates the expectations that the entropy of system should be zero at absolute zero, as dictated by the third law of thermodynamics. Condition leading to residual entropy. Degenerate ground state. The system has more than one possible microstate at the ground state, the state of minimum energy. It can have residual entropy. This means that system does not settle into a unique configuration but can occupy several equally probable states. Disorder system. System that exhibit inherent disorder or randomness, such as those with structural or configurational freedom in their ground state, can show residual entropy. Systems that show residual entropy classes an amorphous solid. Unlike crystalline solid, which have a well-ordered structure, classes and amorphous solid lack long-range order. This disorder can persist even the absolute zero, contributing the residual entropy. In such system, the moles or molecule do not have unique arrangement in ground state. यहाँ पे आपको पता है ना amorphous solid क्या होता है, crystalline solids क्या होते हैं. नंबर 2, मॉलिकुलर सिस्टम एंड मल्टीपल कॉन्फ़िगरेशन. मैं थोड़ा सा बता देती हूँ. वो फॉर एग्जांपल देखो, आपके पास क्या है, रबर बैंड है. रबर बैंड को आपने बहुत तेज़ी से एक्सपेंड किया, पहले जैसी शेप में आ गई, फिर जब छोड़ देते तो वापस उस शेप में आ जाती है. लेकिन जो बाकी के एमोफस सॉलिड्स होते हैं वो क्या होते हैं कि आप एक बार उन्हें फोर्स लगाओगे तो वैसे की शेप में नहीं आते, बहुत ज़्यादा उन्हें मारते तब जाके शेप में आते हैं. ये ऐसे होते हैं, एक तरीके से नकली सॉलिड्स होते हैं जिन्हें आप एक्सपेंड करोगे तो उसमें हवा घुस जाती है और बड़ा भी हो जाता है, फिर वापस अपने आप असली शेप में आ जाता है. तो ये दो तरीके के सॉलिड्स होते हैं, एमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड. ठीक है. मॉलिकुलर सिस्टम ऑफ मल्टीपल कॉन्फ़िगरेशंस. some molecule systems such as certain type of molecules or solid may have multiple possible orientations or configuration that have the same energy. For example, molecules with rotational or vibrational freedom. Example, certain isomers can have multiple states at 0 Kelvin, leading to residual entropy. Number 3, ice at low temperature. Ice, specifically the hexagonal ice IH structure, exhibits residual entropy at 0 Kelvin because the water molecule in the structure can have several different orientations and hydrogen bonding patterns that are degenerate in energy. This results in non-zero entropy even at absolute zero. Number 4, certain magnetic materials. Some magnetic materials, such as those the spin glasses, show residual entropy due to the possibility of different orientations of magnetic spin and absence of thermal energy. Example, in the search of water ice at absolute zero, the water molecules are not necessarily arranged in perfectly ordered way due to the ability to form hydrogen bond to different orientation. This results in a small amount of residual entropy. For example, in ice, water molecule can adopt multiple orientations, leading to non-zero entropy at 0 Kelvin. Conclusion: residual entropy is a measure of the disorder or the number of available microstates at 0 degree Kelvin for certain systems where the usual expectations of zero entropy does not hold. It is observed in systems with degeneration, ground state or inherent disorder such as glasses, ice और certain molecular and magnetic systems. 4 का A का B है, explain the difference between enthalpy driven and entropy driven reactions. यहाँ पे है देखो, reactions enthalpy versus entropy. Chemical reaction can be divided into types, enthalpy driven and entropy driven. The main difference between these two types is what drives the reaction. Number 1, enthalpy driven reactions. These reactions are driven by the release of heat, making the system more stable. They are typically exothermic, meaning they release energy to the surrounding. Characteristics: exothermic, release heat, system releases heat, increasing product stability, favorable when enthalpy change delta is negative.
Example, combustion of methane. Number 2, entropy driven reactions. These reactions are driven by increase in disorder or randomness. These are typically endothermic, absorb heat but proceed due to significant increase in entropy. Characteristics, endothermic, absorb heat, system absorb heat but increase in disorder compensates. Favorable when entropy changes del S is positive and large. Example, dissolution of ammonium nitrate in water. Number 3, relationship between enthalpy and entropy. The gives free energy del G combines both enthalpy and entropy to determine if a reaction is spontaneous. Del G is equals to del H minus d del S. Spontaneous reaction is greater than 0. समरी डिफरेंसेस ये है प्रॉपर्टी एंथैल्पी ड्रिवन रिएक्शन, एंट्रोपी ड्रिवन रिएक्शंस. ये आपको कॉलम बनाना है. वेट, आपको ना एक टेबल बनाना है. ठीक है, यहाँ से ये वाली चीज़ अलग करनी है. ये वाली चीज़ अलग होगी, ये अलग होगी, ये अलग होगी, ये अलग होगी. मतलब एक सीधी लाइन कर लेना. वहाँ पे आपको ये क्या करना है, ये मतलब ऐसे करके एक बॉक्स बना लेना. ये चीज़ अलग लिखनी है, ये चीज़ अलग लिखनी है. ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं. डिफाइन 4 का बी का फर्स्ट है. डिफाइन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड राइट द एक्सप्रेशन फॉर कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन. ये रिएक्शन दे रखी है, इसका आपको क्या करना है, कंसंट्रेशन बताना है. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. व्हाट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इज अ नंबर दैट शो हाउ फॉर अ केमिकल रिएक्शन हैज़ गॉन. इट्स लाइक अ स्नैपशॉट ऑफ द रिएक्शन. व्हाट इज इट बैलेंस? ये बैलेंस है या नहीं है. हाउ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेटेड? द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज कैलकुलेटेड यूजिंग द कंसंट्रेशंस ऑफ द रिएक्शन एंड प्रोडक्ट इन अ केमिकल रिएक्शन. द फॉर्मूला इज, ये है फॉर्मूला. ठीक है, प्रोडक्ट के ऊपर स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अपॉन रिएक्शन के ऊपर स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट. ठीक है, अब लेट लुक द रिएक्शन. ये रिएक्शन है आपकी. द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऐसे एक्सप्रेस की गई है यहाँ पे. इसके की पॉइंट्स तो रिमेंबर, ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये 3 पॉइंट्स है. ये लिख लेना आप लोग. ठीक है, अब आते हैं इन सिंपलर टर्म्स. ये भी वही है, लिख लेना आप. यहाँ तक इसका आंसर है. क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा. 4 का बी पार्ट यहाँ से यहाँ तक है. ये पूरा क्वेश्चन नंबर 4 है. अब क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप ये लिखोगे, यहाँ से है. देखो, हाउ इक्विलिब्रियम शेप्स व्हेन कंसंट्रेशन चेंजेस. यहाँ से लेके ये पूरा आंसर यहाँ तक है. और भी है नीचे, करते जाओ आप. यहाँ से देखो, ये पूरा आंसर है. और ये कंक्लूजन है. व्हेन वी डबल द कंसंट्रेशन ऑफ SO2 से लेके, या और नीचे क्या है, इसकी कंक्लूजन है. ये भी कर लेना. ये क्वेश्चन नंबर 5 का ए है. यहाँ पे डिग्री बताना है, हाइड्रोलिसिस एंड डिराइव द रिलेशनशिप बताना है. तो यहाँ पे डिराइव कर लेना. ये क्वेश्चन का बी का फर्स्ट है. इसका आंसर ये रहा, ये रहा इसका आंसर. रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री, यहाँ से ये सारे मैंने पॉइंट्स में दे रखे हैं आपको. यहाँ पे की पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट है लिखना, ये भी लिख लेना आप. ठीक है, देन आते हैं 5 के सेकंड पे. यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन है. 5 का सेकंड का यहाँ से यहाँ तक का क्वेश्चन है. या फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है. ठीक है, आंसर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. इसका कांस्टेंट वॉल्यूम के बारे में यहाँ पे बात हो रही है. कांस्टेंट वॉल्यूम आप लिख लेना यहाँ से. और फिर कांस्टेंट प्रेशर के बारे में यहाँ पे बात हो रही है. ठीक है, यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम, यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर. ठीक है, अब आते हैं समरी. समरी में भी आपको क्या करना है, टेबल बनानी है. ये एक ये वाली टेबल बनानी है, के वाली बनानी है, के वाली बनानी है. ठीक है, ये एक टेबल मतलब एक बॉक्स बनाना है. एक ऐसा सा डिब्बा सा बना लेना. इसमें ये वाली चीज़ें यहाँ पे लिखनी है, ये वाली चीज़ें यहाँ पे, ये वाली चीज़ें यहाँ पे. ठीक है, मैंने ऐसे इसमें दे रखा है, लेकिन आपको जैसे बता रही हूँ वैसे करना है. क्वेश्चन नंबर 5 का बी, यहाँ पे क्वेश्चन ये रहा. सोडियम फॉर्मेट करना है आपको, और गिवन में ये सारी चीज़ें आपको दे रखी है. और आंसर यहाँ से इसका कैलकुलेट, यहाँ से स्टेप 1 ये रहा आपका. अभी नेक्स्ट 2 पे देखो, स्टेप 2 ये रहा आपका. ठीक है, स्टेप 2 के बाद आपका आ रहा है स्टेप नंबर 3. स्टेप नंबर 3 यहाँ पर है आपका. ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है. ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लिख लेना. ये सारे मतलब अकॉर्डिंग टू दिस ही कर लेना. ये स्टेप नंबर 4 है. देन आते हैं हम स्टेप नंबर 5 पे. ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड देखो. डिफाइन सॉल्युबिलिटी. ये क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड है, और इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक का है. यहाँ से यहाँ तक का इसका आंसर है. ठीक है, अब यहाँ से आगे आते हैं. ये इसका एग्जाम्पल है. देखो, ये एग्जाम्पल है M2A3. ये सारा एग्जाम्पल है इसका. इसके बाद आते हैं एक्सप्रेशन. इसका एक्सप्रेशन यहाँ पर है, ये इसका एक्सप्रेशन है. और देन हम क्वेश्चन नंबर पार्ट बी पे आ जाते हैं. हम अपने कौन से पार्ट नंबर बी पे आ जाते हैं. इसका पार्ट ए पूरा कंप्लीट हो गया हमारा. यहाँ से पार्ट बी स्टार्ट है इसका.
ठीक है। फिर पार्ट बी फंक्शनल ग्रुप आई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डाल के आप यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 लिखना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ से यहाँ तक 6 है, यहाँ से आंसर स्टार्ट है 6 का। अब नेक्स्ट आते हैं, ये पूरा आंसर 6 ही है, ये पूरा आंसर 6 करोगे आप यहाँ से यहाँ तक, ये वाला पैरा लिख लेना, ये आंसर 6 है। देन यहाँ से यहाँ तक करना, यहाँ से यहाँ तक करना, ये पूरा पैराग्राफ आंसर 6 ही है। देन यहाँ से यहाँ तक, बहुत लंबा आंसर है भाई, बहुत लंबा आंसर है इनका, जितना करोगे उतना अच्छा होगा आपके लिए। यहाँ से कंक्लूज़न है इसका, ये कंक्लूज़न है, यहाँ से ये कंक्लूज़न है, यहाँ से यहाँ तक का कंक्लूज़न है पूरा। अब क्वेश्चन 6 का बी, डिस्कस द रोल ऑफ लेविस एसिड इन हेलोजिनेशन एंड एल्काइलेशन ऑफ रिएक्शन ऑफ बेंजीन विद द लिमिटेशंस ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। ये क्वेश्चन है आपका और यहाँ से आंसर है ये। ठीक है, ये रिएक्शन टू द प्रोसेड एफिशिएंसी, यहाँ से आंसर है इसका। देन नंबर 1 हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन डालना है, इसका पॉइंट 1 यहाँ से लिखते जाना है, यहाँ से लिखते जाना है। ये रिएक्शन मत लिखना, ये रिएक्शन मत लिखो आप, यहाँ से लिखना स्टार्ट करो, है ना। एक्स टू रिप्रेजेंट द हेलोजन, ये यहाँ से लिखते चले जाओ। एल्काइलेशन इसका सेकंड आ गया, सेकंड पॉइंट आ गया। इसके बाद लिखो, ये लिखते चले जाओ धीरे धीरे। एल्काइल ग्रुप हो गया, इसके बाद यहाँ से लिखते चले जाओ आप। बहुत लंबा है यार, रीडिंग करने में काफ़ी टाइम चला जाता, बहुत लंबा है ना। और यहाँ से लिमिटेशंस लिखने स्टार्ट कर दो, कार्बोकेटाइन इंस्टेबिलिटी, पॉली एल्काइलेशन, ये सारी सबस्ट्रेट लिमिटेशंस बहुत लंबे हैं ये। एंड देन नीड ऑफ स्ट्रॉन्ग लेविस एसिड, आखिर हमें नीड क्यों है स्ट्रॉन्ग एसिड की, लेविस एसिड की, यहाँ से करो। देन कंक्लूज़न लिख दो यहाँ पे इस क्वेश्चन नंबर का। देन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये अभी कंक्लूज़न नहीं हुआ, अभी और है इसका, ये करते चले जाओ, ये करते चले जाओ। कंक्लूज़न यहाँ पर है, यहाँ से है लिमिटेशंस। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 का, नाइट्रो ग्रुप इज मेटा डायरेक्टिंग, एक्सप्लेन करो कि नाइट्रोजन ग्रुप जो है मेटा डायरेक्टिंग है। यहाँ से यहाँ तक लिख लो, ये क्वेश्चन है, यहाँ से आंसर है यहाँ तक। और भी है इसका, और भी पॉइंट्स है। नंबर 1 यहाँ से लेके यहाँ तक करो, एक्ट ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। नंबर 1 मैकेनिज्म मेटा डायरेक्टिंग बिहेवियर, ये रहा इलेक्ट्रोफाइल। फिर रेजोनेंस इफेक्ट द नाइट्रोजन ग्रुप। और फिर 7 का बी क्वेश्चन आता है यहाँ पे, इसका आंसर खत्म हो जाता है 7 का, 7 का बी यहाँ से आता है। व्हाट वुड बी द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन ऑफ HI विद डाइथाइल ईथर एंड एनिसोल, राइट द मैकेनिज्म बोथ रिएक्शन। ठीक है, यहाँ से आप इन दोनों के रिएक्शन के मैकेनिज्म लिखोगे। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे प्रोटोनेशन, शियो बॉन्ड क्लीवेज, एनिसोल रिएक्शंस, प्रोटोनेशन और शियो बॉन्ड क्लीवेज, ये सारी चीज़ें आप लिखोगे, सारे पॉइंट्स हैं आपके। ठीक है, देन की डिफरेंसेस लिखने भी ज़रूरी है, ये सारी की डिफरेंसेस है। फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे, व्हाट इज़ एल्डल कंडेंसेशन, राइट द मैकेनिज्म, इसकी मैकेनिज्म लिखनी है। यहाँ से इसकी मैकेनिज्म लिखनी है आपको। ठीक है, यहाँ से इसकी मैकेनिज्म लिखने स्टार्ट कर दोगे आप यहाँ से। अब एग्जाम्पल में लिख दो आप, एग्जाम्पल भी बहुत सारे इसके, ये रहे सारे एग्जाम्पल। इम्पॉर्टेंस लिखनी ज़रूरी है, ये इम्पॉर्टेंस लिख लो यहाँ से। यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो जाता, आंसर खत्म हो जाता है। फिर 8 का बी स्टार्ट होता है, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ब्रोमोइथेन 1 ब्रोमोप्रोपेन एंड 2 ब्रोमोप्रोपेन 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, जस्टिफाई और आंसर। इसका आंसर यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, पहले डिपेंड्स किस पे डिपेंड करता है, नंबर 1 स्टेरिक हिंड्रेंस, फिर लिविंग ग्रुप्स पे, फिर सबस्ट्रेट नेचर पे, ये लिख लेना। उसके बाद नेक्स्ट गिवन कंपाउंड्स लिखना, क्या क्या गिवन कंपाउंड्स है। अभी बताया ब्रोमोइथेन दे रखा है, 1 ब्रोमोप्रोपेन दे रखा है, 2 ब्रोमोप्रोपेन दे रखा है, 2 मिथाइल प्रोपेन दे रखा है। फिर रिएक्टिविटी जस्टिफिकेशन की किसके साथ क्या बना रहा है, क्या कर रहा है वो, तो बीइंग अ प्राइमरी अल्काइल हैलाइड विद द लीस्ट स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, ये 2 पॉइंट, ये 3rd पॉइंट, ये 4th पॉइंट, कैसे कैसे किसके साथ रिएक्ट करके वो क्या चीज़ बना रहे हैं। फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी यहाँ पे दे रखी है, ये सारी चीज़ लिखनी इंपॉर्टेंट है। देन 9 का ए क्या है, आपको इन सब की रिएक्शंस बतानी है। सैंडमेयर रिएक्शन आपको मैं बता दूँ, ये जो इम्पॉर्टेंट है, सैंडमेयर रिएक्शन, मनीष रिएक्शन और एक रीमर टीमर रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछे जाते हैं। जो फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम होंगे ना, उसमें इनमें से कोई सा भी एग्जाम्पल लिख देना, तो अभी से नोट करके रख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 का ए। ठीक है, यहाँ पर देखो 5 इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है, सैंडमेयर,
सेंडमेयर के बारे में ये है, ये आप लिख सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है, लिख लेना ये वाला, याद भी कर लेना, ये भी याद कर लेना, इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देन मनीष रिएक्शन का ये वाला ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी आपकी मर्जी, आप करो या ना करो, लेकिन आएंगे तो पेपर में, लेकिन इंपॉर्टेंट जो है मैंने बता दिया है। देन ये बेंजल्डिहाइड से बेंजामाइड बन रहा है। देन नोवेलेजल रिएक्शन, मैं नाम ही पहली बार सुन रही हूँ। मेलोनिक एसिड प्लस बेंजल्डिहाइड सिनेमिक एसिड बनता है ये। देन क्वेश्चन नंबर 10 का ये मैकेनिज्म लिखना है आपको पिनाकोल और पिनाकोलोन रिएक्शन का। ये अरेंजमेंट दे रखी है, स्टेप्स ये रहे, स्टेप ऑफ मैकेनिज्म। यहाँ पे सारे स्टेप्स है, प्रोटोनेशन, डिहाइड्रेशन, रीअरेंजमेंट, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, फॉर्मेशन ऑफ पिनाकोलोन, ये सारी चीज़ें दे रखी है। ओवरऑल रिएक्शन इन्होंने दे दी यहाँ पे, ये ओवरऑल रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग डिओस इनटू कीटोन। डाइओस को कीटोन बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल देता है। 10 का बी जो है, ये इंट्रोड्यूस फॉर्मल ग्रुप टू फिनॉल रिंग, ये इंट्रोडक्शन करा रहे हैं। यहाँ से इसका आंसर है, यहाँ से करना स्टार्ट कर लो। रीमर टीमन रिएक्शन फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ फिनॉल, ठीक है। इसके रिएक्शन स्टेप्स ये रहे, ड्रोप्रोटेशन क्या, डेप्रोटोनेशन ऑफ फिनॉल, क्लोरोफॉर्म एक्टिवेशन, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक, फॉर्मुलेशन, फाइनल प्रोडक्ट, ये आता है आपके पास, ठीक है। ये सारा आप लोगों को लिखना है, ठीक है। और अगर आपको हैंड रिटन असाइनमेंट की नीड हो तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर आपको